1800s के एक बड़े फैक्ट्री टाउन को इमेजिन करो। हर जगह चिमनी से धुआं निकल रहा है, भीड़ भाड़ वाले छोटे घर और छोटे बच्चे भी दिन भर काम कर रहे हैं। उस वक्त के एक थिंकर कार्ल मार्क्स ने सब देखा और लिखा कि सिस्टम खुद यानी कैपिटलिज्म दो अलग ग्रुप्स क्रिएट कर रहा है। एक तरफ ओनर्स जो अमीर बनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ वर्कर्स जो गरीब ही रह जाते हैं। मार्क्स और उनके दोस्त एंगल्स ने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने फ्यूचर का एक आइडिया दिया जहां वर्कर्स अपने हाथ में कंट्रोल लेकर सबके फायदे के लिए सिस्टम चलाए। यही छोटी सी बुकलेट आगे चलकर कम्युनिज्म नाम के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की सीड बनी। तो ये बात है 1900s की, जब सोवियत यूनियन में एक बड़ा अपराइजिंग हुआ जिसमें जार की मोनार्की को हटा दिया गया। इसके बाद पावर में आए व्लादिमीर लेनिन और ये पहली बार था जब कम्युनिस्ट आइडिया इतने बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट किया गया। वर्कर्स के लिए एक बड़ा चेंज था। पहले लोग 12-14 घंटे तक काम करते थे, लेकिन लेनिन के टाइम पर 8 आवर्स वर्क डे और 5 डे वर्क वीक स्टैंडर्ड बन गया। विमेन्स राइट और एजुकेशन में भी प्रोग्रेस हुई। लैंड को बड़े लैंड ओनर से लेकर फार्मर्स में बांट दिया गया और सारी फैक्ट्रीज नेशनलाइज कर दी गई। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी था। मार्क्स के हिसाब से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक के कंट्रोल में होना चाहिए था, पर सोवियत मॉडल में गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। पावर कंसोलिडेट करने के लिए लेनिन ने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया और एक वन पार्टी स्टेट बना दी। एक सीक्रेट पुलिस फोर्स को तैयार किया गया जो कि सिटीजन्स पर निगरानी रखेंगे। जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा उसे जेल, डिपोर्ट या फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। इस तरीके का सिस्टम सोवियत कम्युनिज्म या फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म के नाम से जाना गया। लेनिन की डेथ के बाद 1924 में पावर में आए जोसेफ स्टालिन। उनका मेन गोल था सोवियत यूनियन को जल्दी इंडस्ट्रियलाइज करना, लेकिन इसका प्राइस देना पड़ा वर्कर्स को। उन्हें पहले से भी ज्यादा घंटे काम करना पड़ता था। ये कंडीशंस कार्ल मार्क्स के डिस्क्राइब्ड कैपिटलिज्म जैसी लग रही थी। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि मिलियंस ऑफ लोग भूख से मर गए और इसी वजह से कुछ लोग स्टालिन की कम्युनिज्म को रेड फैशिज्म कहते हैं। फिर आते हैं 1949 में चाइना के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लीडर माओ जेडोंग ने एक नया फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस किया जिसे हम माओइज्म कहते हैं। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से निकला था, लेकिन माओ ने इसे चाइना के कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया। कार्ल मार्क्स का फोकस था फैक्ट्री वर्कर्स, लेकिन माओ का मानना था कि एग्रीगेरियन कंट्रीज जैसे चाइना में असली रेवोल्यूशनरी फोर्स पेजेंट्स यानी फार्मर्स हैं। माओ कहता था कि चाइना जैसे देश में रेवोल्यूशन का असली इंजन फार्मर्स ही बनेंगे, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं। माओ के हिसाब से रेवोल्यूशन एक स्टेज प्रोसेस है। पहले गुरिल्ला वॉरफेयर विलेजेस में, फिर कंट्री साइड से सिटीज को सराउंड करना और आखिरी में नेशन वाइड विक्ट्री। ये मॉडल बाद में दुनिया के कई आर्म्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट में अडॉप्ट किया गया, जैसे नेपाल में 1996 से 2006 तक माओइस्ट रेबल्स ने सिविल वॉर लड़ी, जो बाद में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। इंडिया में भी नक्सलाइट मूवमेंट अब तक माओइज्म से इंस्पायर्ड है। फिर माओ के हिसाब से लीडर्स को लोगों की बात सुननी चाहिए, उनके इश्यूज समझने चाहिए और फिर उन्हीं के सॉल्यूशंस पर पॉलिसीज बनानी चाहिए। माओ का प्रिंसिपल था फ्रॉम द पीपल टू द पीपल। माओ का मानना था कि कम्युनिस्ट स्टेट बनने के बाद भी क्लास स्ट्रगल कंटिन्यू होती है। इसी वजह से उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जहां माओ ने चाइनीज कम्युनिज्म को अंदर से शुद्ध करने की कोशिश की। माओ फॉरेन एड या इन्फ्लुएंस पर हेवी डिपेंडेंस के अगेंस्ट थे। उनका विजन था कि चाइना अपने पैरों पर खड़ा हो, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई, माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया, जिसका गोल था चाइना को ओवरनाइट इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना, लेकिन पेजेंट्स को फोर्सफुली कम्यून्स और बैकवर्ड फर्नेसेस में भेजा गया। रिजल्ट एक मैसिव फैमिन, जिसमें 20 से 45 मिलियन लोग भूख से मर गए। लोगों की लाइफ एम्पावर होने की बजाय फियर से भरी थी। जो भी माओ को अपोज करता उसे जेल, टॉर्चर या डेथ का सामना करना पड़ता था। 1976 में माओ की डेथ के बाद डेन जाओपिंग ने स्ट्रिक्ट माओइज्म को छोड़कर मार्केट रिफॉर्म्स लाए और आज जो चाइना की रैपिड ग्रोथ हम देखते हैं उसने प्रूव कर दिया कि माओ का मॉडल लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल था। फिर आगे चलते हैं यूएसएसआर का कम्युनिज्म पे इन्फ्लुएंस। यूएसएसआर के राइज के बाद कई नेशंस ने कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया। वियतनाम ने पहले 1954 में फ्रेंच को हराया और फिर 1975 में अमेरिका को डिफीट करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के अंडर अपने देश को यूनिफाई कर लिया। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने 1948 में कम्युनिज्म अडॉप्ट किया किम इल संग के लीडरशिप में, जिसे यूएसएसआर और चाइना का बैकिंग मिला था। यहाँ से एक हेरिडिटरी रिजीम बना जो आज तक चल रहा है। पॉलिटिकली दोनों वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, लेकिन असली डिफरेंस इकोनॉमिक्स में है। वियतनाम ने 1986 में 2 ही मुआ रिफॉर्म स्टार्ट किए,
जहां पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म और इकोनॉमी में कैपिटलिज्म का मिक्स बनाया। रिजल्ट, वियतनाम आज एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है और पॉवर्टी रिड्यूस कर चुका है। नॉर्थ कोरिया ने इसका उल्टा रास्ता लिया। उन्होंने आइसोलेशन चूज किया, रिजिड स्टेट कंट्रोल, मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी और ग्लोबल ट्रेड का रिजेक्शन। इसका नतीजा है पॉवर्टी, सैंक्शंस और बार बार आने वाली फैमिन। तो जैसे कि आपने देखा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी शुरू तो होती है लोगों के लिए, लेकिन आखिर में ज्यादातर कंट्रीज डिक्टेटरशिप में बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हायरार्की के टॉप पर एक ऐसा पावर गैप बन जाता है जो आम लोगों को दबा देता है, और वही सिस्टम कोलैप्स की वजह बन जाती है। तो कम्युनिज्म शुरू तो हुआ था एक मॉरल प्रोटेस्ट के रूप में, जहां लोग एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े हुए। प्रैक्टिस में इसने दोनों चीजें दिखाई, अच्छे रिजल्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और कुछ जगह फास्ट मॉडर्नाइजेशन, और बुरे रिजल्ट्स जैसे रिप्रेशन, फैमिन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ये सब अक्सर सेम कंट्रीज में बस अलग अलग टाइम पर हुआ था। सबसे बड़ा लेसन ये है कि आइडिया सिर्फ थ्योरी में नहीं चल सकते, रियलिटी में उनका इम्पैक्ट लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस, अडेप्टेबिलिटी और एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब ये डिसाइड करना आप पर है, इज कम्युनिज्म इविल और नॉट।